नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीएस एग्जाम मेंटर पर। तो पेडागोजी क्वेश्चन सीरीज की ये आज हमारी दूसरी वीडियो है। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कक्षा शिक्षण अधिगम अंतःक्रियाओं को सुधारने हेतु निम्न में से कौन सी रणनीति उत्तर किशोरावस्था के विकास से संबंधित है। अब क्वेश्चन पर ध्यान देंगे कि बात तो यहाँ पर कक्षा शिक्षण अधिगम की हो रही है, लेकिन हमें यहाँ पे उम्र देखनी है। तो यहाँ पे दूसरी बात हो रही है उत्तर किशोरावस्था। तो हमें उत्तर किशोरावस्था को ध्यान में रखकर ही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। पहला ऑप्शन है क्रिया आधारित प्रस्तुति, दूसरा ऑप्शन है कक्षा में अनुकरणात्मक कार्य, और तीसरा ऑप्शन है विचारों के मुक्त आदान प्रदान के साथ आदर्शीकरण, और चौथा ऑप्शन है दत्तवाचन एवं लेखन। तो जैसा कि क्वेश्चन में देख रहे हैं कि बात हो रही है उत्तर किशोरावस्था, तो इसके हिसाब से जो हमारा तीसरा ऑप्शन है ये सबसे ज़्यादा सुटेबल है। अगला क्वेश्चन है, विकास की किस अवस्था में बालक किसी प्रसिद्ध व्यक्ति को अपना आदर्श मानकर स्वयं को उसके जैसा रखने का प्रयास करता है। क्वेश्चन में देखते हैं लिखा हुआ प्रसिद्ध व्यक्ति और आदर्श मानकर। तो एक ऐसी अवस्था आती है जब बालक किसी नेता को देखकर, किसी मूवी या फिल्म में कोई हीरो या फिर एक्ट्रेस को देखकर, या फिर कोई गीतकार संगीतकार को देखकर उसके जैसा बनने की कोशिश करता है और उन्हीं के आदर्शों पर चलता है। तो वो अवस्था होती है हमारी किशोरावस्था। अगला क्वेश्चन है, समीप दूराभिमुख सिद्धांत। समीप दूराभिमुख सिद्धांत को निम्नलिखित में से किस उदाहरण में दर्शाया गया है। तो पहले तो ऑप्शन देख लेते हैं। शिशु अपनी बाहों के इस्तेमाल से पहले दृष्टि विकसित करते हैं। ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है कि बाहों के इस्तेमाल से पहले दृष्टि विकसित करते हैं। शिशु संज्ञानात्मक क्षमता विकसित करते हैं और फिर भाषा सीखते हैं। ये भी ऑप्शन गलत है, क्योंकि संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं सीखते हैं तो ये चीज़ें साथ साथ चलती हैं। अगला ऑप्शन है, शिशु पहले अपने धड़ और फिर अपने हाथ और पैर हिलाना सीखते हैं। चौथा ऑप्शन भी देख लेते हैं, शिशु बुदबुदाने से पहले किलकना सीखते हैं। तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी। अब सी क्यों सही है? क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है समीप दूराभिमुख सिद्धांत। तो अब ये सिद्धांत क्या होता है? अब इस सिद्धांत का दूसरा नाम होता है केंद्र से बाहर की तरफ। अब इस सिद्धांत को अगर हम मानते हैं तो देखते हैं कि पहले धड़ आता है और केंद्र में धड़ रहता है और हाथ और पैर बाहर की तरफ होते हैं। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जन्म के समय कम भार वाले बच्चे के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक जिम्मेदार हैं। ऑप्शन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमें 3 ऑप्शन दिए हैं, और लेकिन ये तीनों में से या तो 2 सही होंगे, 3 सही होंगे, कोई एक सही होगा। तो इनको ध्यान में रखकर ही हमें इन चारों में से ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो पहले पढ़ते हैं, खराब पोषण, अपर्याप्त प्रसवपूर्व देखभाल, धूम्रपान, तनाव के संपर्क में आना, ये सही है। दूसरा है अच्छे सामाजिक आर्थिक कारक जैसे शिक्षित परिवार। तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं, गर्भावस्था से पहले के चिकित्सीय कारक जैसे कि कोई बच्चा ना होना या 4 से अधिक होना। तो जैसा क्वेश्चन में दिया गया है कि जन्म के समय कम भार वाले बच्चे के लिए कौन से कारक जिम्मेदार हैं, तो इसमें ये 2 ऑप्शन ज़्यादा सही हैं। पहला, खराब पोषण, अपर्याप्त प्रसवपूर्व देखभाल, धूम्रपान, तनाव के संपर्क में आने से जो बच्चा होता है तो उसकी स्थिति खराब हो जाती है, उसका स्वास्थ्य ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। और तीसरा ऑप्शन है गर्भावस्था से पहले के चिकित्सीय कारक। तो इन दोनों ऑप्शन को देखते हैं कौन सा हमारा सही जा रहा है। सी। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हुआ? सी वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित उदाहरण
विकास के किस सिद्धांत की व्याख्या करता है? उदाहरण, एक बच्ची चलने से पहले खड़ा होना सीखती है और बोलने से पहले बड़बड़ाना। अब ऑप्शन देख लेते हैं। विकास क्रमबद्ध होता है। दूसरा ऑप्शन है विकास का क्रम सिर से पैरों की ओर होता है। सी ऑप्शन है विकास अव्यवस्थित होता है। चौथा ऑप्शन है विकास केंद्र से हाथ पैर की ओर होता है। इसमें हमारा सही है ऑप्शन है ए, क्योंकि अगर हम इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो खड़े होने से पहले चलने से पहले खड़ा होना सीखती है और बोलने से पहले बड़बड़ाना सीखती है। इसका मतलब यहाँ पर एक क्रम आ रहा है, तो ये क्रमबद्धता का सिद्धांत यहाँ पर हो जाएगा। क्रमबद्धता का सिद्धांत ही यहाँ पर फॉलो होगा। अब क्रमबद्धता का सिद्धांत क्या होता है कि जैसे अगर आप किसी बच्चे को सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखना सिखाते हैं तो उससे पहले ज़रूरी है कि वो पेन पकड़ना सीखेगा, उसके बाद लाइन करना सीखेगा, फिर कुछ आकृतियाँ बनाना सीखेगा, फिर अक्षर बनाना सीखेगा, उसके बाद तब जाके वो एक सुंदर राइटिंग में लिख पाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्रमबद्धता का सिद्धांत फॉलो होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन किशोरावस्था का विकासात्मक कार्य नहीं है? आप ऑप्शन देखते हैं। व्यवसाय का चयन, वस्तु स्थायित्व प्राप्त करना, आत्म पहचान का विकास, शारीरिक परिवर्तनों को स्वीकार करना। तो यहाँ पर जब बात किशोरावस्था की हो रही है तो इसके हिसाब से हमारा जो आंसर है वो बी ऑप्शन है, क्योंकि किशोरावस्था में एक तनाव की अवस्था होती है ये, जिसमें जो किशोर होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा तनाव होता है, आवेग होता है। तो जब तनाव ज़्यादा है तो उस स्थिति में स्थायित्व प्राप्त करने में असमर्थता रहती है। तो हमारा सही ऑप्शन बी रहता है। अगला क्वेश्चन, विद्यालय बच्चों को नए व्यवहार और नियम सिखाते हैं और उनसे इसी अनुरूप क्रिया की अपेक्षा करते हैं। विद्यालय सामाजिकरण की खाली जगह संस्था है। अब इस क्वेश्चन को समझने से पहले देखते हैं कि जो सामाजिकरण की संस्थाएं होती हैं, जिनको सोशल एजेंसीज कहते हैं, वो तब होती हैं पहली प्राथमिक और द्वितीयक। तो जो प्राथमिक एजेंसी होती है, प्राथमिक संस्था होती है, वो आती है हमारा परिवार, घर, और जो द्वितीय संस्था होती है वो जैसे स्कूल। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर सी द्वितीयक। तो विद्यालय सामाजिकरण की द्वितीयक संस्था है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, काम करने में व्यस्त अपनी माँ को देखकर एक बच्चा रो रहा है। बच्चे का सामाजिकरण किस कारक से प्रभावित होता है? अब एक बच्चा है, वो देख रहा है कि उसकी माँ काम में व्यस्त है, तो इसलिए वो रो रहा है क्योंकि जो माँ है बच्चे पर ध्यान नहीं दे पा रही है। तो बच्चे में यहाँ पे सेपरेशन की, अलगाव की भावना आती है यहाँ पर। तो अब देखना है कि इसमें कौन सा सामाजिकरण का कारक है। इसमें केवल दो ही चीज़ है यहाँ पे क्वेश्चन में, देखते हैं, पहली माँ और दूसरा बच्चा। तो ये दो, अगर हम इन दोनों को लेते हैं तो जो सामाजिकरण की संस्था होती है तो वो प्रथम संस्था में घर, परिवार, इसमें किसी और पहलू की बात नहीं की गई है। तो हमारा सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन बी, प्राथमिक कारक, क्योंकि प्राथमिक कारक में ही घर आता है और यहाँ पर बात केवल माँ और बच्चे के बीच की हो रही है। सामाजिकरण में विद्यालय की कोई भूमिका नहीं होती है। अगला ऑप्शन है विद्यालय सामाजिकरण में बहुत कम भूमिका निभाता है। अब हम जो बहुत सुटेबल आंसर है वो आंसर हमारा रहेगा सी, जिसमें लिखा है सामाजिकरण में विद्यालय की कोई भूमिका नहीं होती है। ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है, क्योंकि विद्यालय से ही बच्चा सामाजिकरण सीखता है, वो लोगों के बीच में रहना सीखता है और खेल कूद भी सीखता है। तो विद्यालय एक महत्वपूर्ण है सामाजिकरण में।